Dear students, today we will start our unit number 2, which is based on the internal structure of an atom. And when we say internal structure, it means it is based on the experiments and the methods and how and structure of a atom that can be determined, or structure of a solid that can be determined basically. तो अगर हम इस सीरीज में चलते हैं तो जो मेथड जो मेनली हम यूज करते हैं, हालांकि आप पढ़ चुके हो, दैट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो सबसे पहले हम एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेसिक्स करेंगे। उसके बाद हम जो मॉडल उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, दैट इज ब्रैग्स लॉ। हम ब्रैग्स लॉ के कुछ फीचर्स स्टडी करेंगे कि ब्रैग्स लॉ क्या है और ब्रैग्स लॉ हमें कैसे बताता है कि कोई सॉलिड है, उसके अंदर एटम्स की लोकेशंस क्या होंगी और उसके अंदर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या होगी, प्लेन्स कौन से होंगे। तो हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन से क्रिस्टलाइट्स उसके अंदर जो सिंगल क्रिस्टलाइन फेजेस हैं वो उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन से मिलती है। तो एज वी स्टार्ट फ्रॉम डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज, तो बिफोर दैट वी मस्ट नो व्हाट आर एक्सरेज। हम पिछले सेमेस्टर में भी कर चुके हैं कि जब हम एक्सरेज की बात करते हैं तो एक्सरेज आर सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which have their wavelength ranging from 0.1 nanometer to 100 nanometer. 0.1 nanometer to 100 nanometer. It means इनकी जो रेंज है वो हमारी उसी रेंज की है जो कि हमारी एटॉमिक स्पेसिंग है इन सॉलिड्स। एटॉमिक स्पेसिंग जो सॉलिड्स में है उसी के रेंज की जो वेवलेंथ है वो एक्सरेज की होती है। और हम इस टॉपिक के लास्ट में जाते जाते ये भी देख लेंगे कि एक्सरेज ही क्यों, व्हाई नॉट अदर रेज हम यूज कर सकते हैं या हम विजिबल रीजन में ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो हम वो भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट विद 1912 में ल्यू वाज द साइंटिस्ट, और ल्यू ने ये बताया कि जो क्रिस्टल्स हैं दे एक्ट लाइक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। जिस तरह से हमारे पास विजिबल लाइट के लिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग काम करता है, उसी तरह से जो एक्स रेज के लिए जो क्रिस्टल है वो काम करता है सेम वे में। अब ग्रेटिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ ओपेक पार्ट होते हैं और कुछ हमारे पास स्लिट्स होती हैं। तो अगर हम एटम्स की लोकेशन को देखें तो हमारे पास क्या है, मान लो ये एटम्स की पोजीशंस है, ये एटम्स है, मैं सपोज वन डायमेंशनल ले लेता हूं। अब ये क्या है, ये जो बीच का पार्ट है इनका, ये हमारे पास स्लिट होगी। जो ये पार्ट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ओपेक पार्ट हो गया। तो जब रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करेगी तो क्या होगा, दे आर बिहेविंग लाइक ग्रेटिंग, क्योंकि इसके रास्ते में हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ स्लिट्स आ रही हैं, कुछ ओपेक पार्ट आ रहे हैं। वही ए और बी का चक्कर है। और हम अगर बात करें इस से लेके इस तक, तो ये हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट है विच इज ए प्लस बी। और जो ये ए प्लस बी है इसके केस में हम इसको बात करते हैं डी से, या अगर वन डायमेंशन की बात करें तो ए से, जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है। तो सेम अगर हम उसी लाइन पे बात करें तो जो बिल्कुल सेम वही चीज है, जिस तरह से ग्रेटिंग हमारी विजिबल लाइट के लिए काम करती है, उसी तरह जो क्रिस्टल है वो हमारे पास एक्सरे के लिए काम करता है। ठीक है। और 1912 के बाद जब ड्यू ने इस पे काम किया तो उसके बाद फ्रेडरिक और निपिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी सेम रिजल्ट दिया कि अगर हम इनको एक ग्रेटिंग की तरह भी कंसिडर करके चलें तो हमारे पास सेम रिजल्ट्स आएंगे। फिर वही बात आई कि जब विजिबल लाइट किसी ग्रेटिंग पे फॉल करती है तो वी गेट द डिफ्रैक्शन पैटर्न्स। तो इसी तरह जब एक्सरे इसके ऊपर फॉल करेगी तो वी शुड गेट डिफ्रैक्शन पैटर्न्स। और जो एक्सरे है, एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो हमारी इस सेपरेशन के कंपेरेबल है। तो जो बेसिक लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन है कि हमारे पास जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है इट शुड बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द अपर्चर, वो भी यहाँ फुलफिल होती है। तो शुरू में जब इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई तो इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या था कि जब एक्सरे इनके ऊपर फॉल करती है तो जो इलेक्ट्रॉन है एटम्स के,
इलेक्ट्रॉन है एटम्स के, मैं फिर वही बात है कि हम एक वन डायमेंशनल क्रिस्टल सपोज कंसीडर कर लेते हैं। ये मैंने सपोज वन डायमेंशनल क्रिस्टल स्टडी कर लिया। उसमें क्या होता है कि जब इसके ऊपर फॉल करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल एब्जॉर्ब एनर्जी, एंड व्हेन दे विल एब्जॉर्ब एनर्जी तो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन। जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी से जो इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो इट मींस सम एक्सेलरेशन इज देयर इन दैट, और जब वो एक्सेलरेशन हो जाएगा तो कुछ टाइम के बाद अपनी जब मेन पोजीशन पे आने की, जब अपनी उसी एनर्जी पे ग्राउंड लेवल पे आने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इट विल रिलीज एनर्जी, बट इट विल रिलीज एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस। जब इसके ऊपर एक्सरे फॉल कर रही है एक डायरेक्शन के अंदर, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी ली और जब उन इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी लेके दोबारा से रिलीज की, तो वो जो रिलीज है दैट इज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। मान लो जो इसने की ये एनर्जी इस तरह से छोड़ रहा है। अब जब रेडिएशन फॉल कर रही है तो अकेले एटम पे तो है नहीं, वो इस पे भी फॉल कर रही है, वो इस पे भी फॉल कर रही है, वो इस पे भी फॉल कर रही है, एंड सो ऑन। वो क्या है, वो सबके ऊपर फॉल करती है। तो जब ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं जो हमारे पास ये वेवफ्रंट्स आए, हमने वेवफ्रंट्स की फॉर्म में इसको शो किया। अब क्या है, अगर रेडिएशन का जो जो वेवलेंथ है, इफ इट इज मोर देन द साइज ऑफ द अपर्चर, तो क्या हुआ, जो सारे के सारे हमारे पास वेवलेट्स आएंगे दे आर ऑल इन फेज, सारे के सारे सेम फेज में होंगे, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन यही है कि जो रेडिएशन की वेवलेंथ है इट इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द अपर्चर, तो इसका मतलब जो हमारे पास सेकेंडरी वेवलेट्स आएंगे दे विल ऑल नॉट इन द फेज, दे विल बी आउट ऑफ फेज, तो सारे के सारे जब ये आउट ऑफ फेज होंगे तो हमारे पास क्या होगा, और जब ये इंटरफेयर करेंगे, जो सेकेंडरी वेवलेट्स से हमें रेडिएशंस मिल रही हैं, जब ये एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर करेंगे तो कुछ डायरेक्शंस में तो हमारे पास ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कुछ डायरेक्शंस में हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जिन डायरेक्शंस में हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे हमारे पास क्या होगा कि जो एक्स रेज है वो डिफरेंट इंटेंसिटीज की मिल जाएंगी, रीअरेंजमेंट ऑफ इंटेंसिटीज विल टेक प्लेस। ऑब्वियसली जब इंटरफेरेंस तो हमारा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी तो है, तो जो हमारे पास इंटेंसिटीज आ रही हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस, एंड जब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस ऐसी होंगी जिनके जहां पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव मिलेगा तो वहां पे हमें लाइट मिल जाएगी, वहां पे हमें एक्सरेज मिल जाएंगी। कुछ डायरेक्शंस ऐसी होंगी जिन डायरेक्शंस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उन डायरेक्शंस में हमें कोई भी एक्सरे नहीं मिलेगी, पहली चीज। अब जो पोजीशंस होंगी, जो एंगल्स होंगे, जिस डायरेक्शन में हमें इंटेंसिटीज मिल रही हैं, वो जो एंगल्स होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे कि एटम्स की लोकेशंस क्या हैं, उनके बीच के डिस्टेंसेस क्या हैं। ऑब्वियसली जो जो क्रिस्टल के अंदर एटम्स की लोकेशंस है उसी पे तो डिपेंड करेगा कि कौन सी डायरेक्शन में हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है, कौन सी डायरेक्शन में हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे आ गया जीरो ऑर्डर, ये डायरेक्शन आती है मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर की, सपोज ये डायरेक्शन आ जाती है सेकंड ऑर्डर की, एंड सो ऑन। तो इसी तरह मेरे पास क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शंस में डिफरेंट ऑर्डर्स आ जाएंगे। अब हमें डिफ्रैक्शन हमने पढ़ा हुआ है, जो डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन में अगर हम एंगल थीटा को एनालाइज कर लें, उनकी इंटेंसिटीज, रिलेटिव इंटेंसिटीज को एनालाइज कर लें, तो हमारे पास क्या होगा, हम उसके अपर्चर के साइज को, ऑब्वियसली ए को हम इजीली पता कर सकते हैं। अब ये तो हमने एग्जांपल ले लिया वन डायमेंशन का, बट इन रियल प्रैक्टिस जब हम बात करते हैं, हमारे पास जो सॉलिड है दैट इज नॉट वन डायमेंशनल, दैट इज थ्री डायमेंशनल। अब जब वन डायमेंशन में हमारे पास आ रहा है तो ऑब्वियसली जब हम दो डायरेक्शंस में और उस ग्रेटिंग को एक्सटेंड करेंगे तो क्या हुआ, हमारे पास जो ये ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर और रिस्ट्रिक्शंस भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे।
जैसे जैसे हमारी डायमेंशंस बढ़ती रहती हैं वैसे वैसे सिस्टम के अंदर रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ती रहती हैं, वैसे वैसे जो जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं। अब जब कंस्ट्रेंट्स इंक्रीज होंगे तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेगी। तो जितना सिंपल हमारे पास डिफ्रैक्शन एक डायमेंशन में हो सकता है, तो जब हम 3 डायमेंशन में बात करेंगे द डिफ्रैक्शन विल बी मोर रिस्ट्रिक्टेड, द डिफ्रैक्शन विल बी मोर रिस्ट्रिक्टेड। तो दिस इज हाउ diffraction pattern is formed when X-rays they fall on the crystal. They fall on the crystal. यहां तक तो है इतना पार्ट। फिर क्योंकि इसको स्टडी करना तो एक कॉम्प्लेक्स पार्ट, यहीं से हम जब इसकी स्टडी देख रहे हैं तो इट सीम्स टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन स्टडी करने के लिए दो एक्सप्लेनेशन है। पहली एक्सप्लेनेशन है विच वाज गिवन बाय W.L. ब्रैग और दूसरा है हमारे पास लिव। तो दो एक्सप्लेनेशन है, दो तरह से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो एक्सरे डिफ्रैक्शन को हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक W.L. ब्रैग के मेथड से जिसको हम बोलते हैं ब्रैग्स लॉ, आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है। और दूसरा है ल्यू के मेथड से जिसको हम बोलते हैं ल्यू मेथड। ब्रैग्स लॉ हमारे सिलेबस में है, इसके ये मेथड हमारे पास सिलेबस में है, ये तुम्हारे पास सिलेबस में नहीं है। तो हम जब आगे इसको पार्ट को लेके चलेंगे, कैसे हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हैं, कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे हम इसको स्टडी कर सकते हैं, कैसे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, वो आ पाता है हमारे पास यूजिंग ब्रैग्स लॉ। अब जब हम ब्रैग्स लॉ पे चलते हैं, जब हम ब्रैग्स लॉ पे मूव करते हैं, तो ब्रैग्स ने क्या कहा, उसने एक सिंपल सा मॉडल दिया। W.L. ब्रैग वाज साइंटिस्ट और उसने इस सारी एक्सरे डिफ्रैक्शन को एनालाइज किया, स्टडी किया और उसने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। और उसने एक्सप्लेन करने के लिए क्या यूज किया, क्या मेथड, एक उसने मॉडल दिया और उसकी मॉडल की अजम्पशंस क्या थी। वो कहता है कि जो डिफ्रैक्शन है इट सीम्स लाइक अ रिफ्लेक्शन, वी कंसीडर दिस एज अ रिफ्लेक्शन। पहली चीज वो कहता है कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है, हम इसको जब एक्सप्लेन करेंगे, हम इसको जो एनालाइज करेंगे, तो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ वी कंसीडर इट एज रिफ्लेक्शन, पहली चीज। दूसरा उसने क्या कहा, अब रिफ्लेक्शन किससे, वो ये कहता है कि जो क्रिस्टल के प्लेन्स हैं, अब यहां पे प्लेन्स की सिग्निफिकेंस आएगी। जो क्रिस्टल के प्लेन्स हैं दे आर बिहेविंग लाइक मिरर्स, इसका मतलब जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्रिस्टल के प्लेन्स से होगा। जो एक्सरेज है दे आर रिफ्लेक्टेड मिरर लाइक रिफ्लेक्शन, दे आर रिफ्लेक्टेड स्पेकुलरली फ्रॉम द मिरर प्लेन्स, फ्रॉम द क्रिस्टल प्लेन्स, ठीक है। अब वो ये कहता है कि अगर भाई क्रिस्टल के प्लेन से होती है तो सीधी सी सारी की सारी पहले से रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए ना। वो ये कहता है कि एक प्लेन हमारा कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं करता, हर एक प्लेन से जो रिफ्लेक्शन है दैट इज पार्शियल इन नेचर, पार्शियल रिफ्लेक्शन इन देयर। इसका मतलब पार्शियली जो बीम है वो पहले प्लेन से रिफ्लेक्ट हो गई, बाकी बची हुई उसके पैरेलल दूसरे प्लेन से रिफ्लेक्ट होगी, और उसके बाद बची हुई उसके पैरेलल से रिफ्लेक्ट होगी। तो उसने बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दी और वो क्या कहता है कि सपोज हमारे पास ये एटम्स प्रेजेंट है, ये एक प्लेन, ये सपोज दूसरा प्लेन, ये सपोज तीसरा प्लेन, पैरेलल प्लेन्स का वो जिक्र करता है। और एक प्लेन से दूसरे प्लेन का जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है दैट इज सपोज डी। अब वो कहता है कि जैसे ही एक्स रेज आई वो इस प्लेन से स्ट्राइक की, पार्शियली वो यहां से रिफ्लेक्ट हो। अब जो पहली रे है वो पहले प्लेन से रिफ्लेक्ट हो गई। वो कहता है जो रे आई दूसरे से रिफ्लेक्ट हो गई। वो कहता है जो रे 2 है इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम सेकंड प्लेन। अब इन जब से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इनके बीच में इंटरप्लेनर स्पेसिंग है दैट इज डी। अब वो कहता है कि एक्चुअली जो हमें पैटर्न मिल रहा है ना, वो इन दो रिफ्लेक्टेड लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग मिल रहा है। मैंने फिर कहा
जब डब्ल्यू ब्रैग का जो ट्रीटमेंट है इट इज ए मॉडल, और उसने अपने मॉडल में ही माना कि जो क्रिस्टल के प्लेन्स हैं दे बिहेव लाइक मिरर्स। पहली चीज, जो एक्सरे आती है इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल प्लेन्स, और उसने कहा कि डिफ्रेक्शन को हम स्टडी ही तब कर सकते हैं अगर हम इसको एक्चुअली इसको रिफ्लेक्शन मान के चले। तो सारे के सारे जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं वो ये फॉलो करेगा, वो ये फॉलो करेगा। डिफ्रेक्शन को छोड़ दो, वो कहते हैं डिफ्रेक्शन को छोड़ दो, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, हम इसको एनालाइज करेंगे, हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे, और हम ये देखेंगे कि जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट इज वेरी वेल इन लाइन विद द एक्सरे डिफ्रेक्शन। We are analyzing, we are deriving the relation using the reflection, but that will fully explain the X-ray diffraction, X-ray diffraction, ठीक है। तो उसने अब दो, फॉर इंस्टेंस उसने दो रेज ली, एक पहले प्लेन से रिफ्लेक्ट होगी, एक दूसरे प्लेन से रिफ्लेक्ट होगी। अब वो कहता है कि इन दोनों का हम इंटरफेरेंस देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि जहां पे ये दो प्लेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगी वहां पे हमें ऑर्डर मिलेगा, वहां पे हमें लाइट मिलेगी, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव करेंगी वहां पे हमें कोई भी लाइन नहीं मिलेगी। लाइन का मतलब है वहां पे हमें एक्सरे की इंटेंसिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब वो कहता है कि बेसिकली रे 1 और रे 2 जो अलग अलग प्लेन्स हैं इनसे जो आ रही है वो हमारे पास इंटरफेयर करेगी, और 1 और 2 ही क्रिस्टल की सारे के सारे, क्योंकि ये अंदर से आ रही है, सारे के सारे क्रिस्टल की इंफॉर्मेशन इनके पास है। जब ये इंटरफेयर करेंगी हम उसको एनालाइज करेंगे और क्रिस्टल की इंफॉर्मेशन को हम उससे निकाल लेंगे, हम उससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि रे 1 एंड रे 2 they interfere constructively, where they interfere constructively we get the intensity, we get the bright spot, we get the intensity। तो पहला काम है कि इनके बीच में अगर हम सपोज वो कहता है कि थीटा इज द ग्लांसिंग एंगल, वो कहता है कि थीटा इज द ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल इसके अंदर हम जब जनरली हम जब रिफ्लेक्शन स्टडी करते हैं तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा नॉर्मल के साथ होता है, लेकिन जब हम ब्रैग्स लॉ स्टडी करेंगे हम जो एंगल लेंगे वो हम एंगल इसके नॉर्मल के साथ नहीं लेंगे, वो हम इसके सरफेस के साथ लेंगे। दैट्स व्हाई द नेम इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस, द नेम इज थीटा इज ग्लांसिंग एंगल, थीटा इज ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। मैं एक चेंज कर देता हूं, ये साफ नहीं आ रहा। तो इसमें जो थीटा आ गया दैट इज ग्लांसिंग एंगल, थीटा इज ग्लांसिंग एंगल। अब वो कहता है कि जो ये ग्लांसिंग एंगल है ये थीटा है। मान लो रे 1 और रे 2 के बीच में ये O है, इसको हमने सपोज परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, दिस इज परपेंडिकुलर, ये सपोज हो गया M, इसी तरह इधर से परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया और ये हो गया M। तो रे 1 और रे 2 के बीच में जो पाथ डिफरेंस कितना होगा MON, क्योंकि जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया ये रे और M से इधर का बराबर हो गया पाथ, ये इस रे का और N से इधर का बराबर हो गया, तो दोनों के बीच में जो गैप आता है वो क्या होगा, तो पाथ डिफरेंस इज, पाथ डिफरेंस क्या होगा, इट विल बी MO प्लस ON प्लस ON। नाउ व्हेन दिस एंगल इज थीटा, ये ऊपर वाला एंगल है, दिस विल आल्सो थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। जब ऊपर वाला एंगल थीटा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इस पार्ट को, मान लो ये जा रही है, ये जा रही है, ठीक है ना, एक सपोज इस प्लेन के कोरस्पोंडिंग होगी, एक इस प्लेन के कोरस्पोंडिंग होगी। हमने क्या किया, इससे ड्रा कर लिया, इससे ड्रा कर लिया, और ये हमारा इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमारा स्मॉल d है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है, जब ये एंगल थीटा है, ये d है, तो इसकी लेंथ क्या आएगी, d sin थीटा, पार्ट डिफरेंस होगा d sin थीटा प्लस, इसी तरह जब ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये d है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, अगेन d sin थीटा। तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हुआ, MO क्या होगा, d sin थीटा, ये वाला पार्ट,
ये m है, ये n है, ठीक है। और ओ एन कितना हो गया, अगेन डी साइन थीटा, तो टोटल पाथ डिफरेंस है इट इज 2d साइन थीटा। हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए जो पाथ डिफरेंस है दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इफ इट इज n lambda we get the constructive interference. If 2d sin theta path difference is equal to n lambda we get the constructive interference. तो ये ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन जहां पे हमें मिल रही है, और थीटा हमारे पास क्या होगा, जिस एंगल पे मिलेंगी, हालांकि एंगल हमारे पास बैलेंसिंग एंगल है, तो जैसे जैसे ये चेंज होता रहेगा वैसे वैसे हमारे पास पोजीशन ऑफ डिफ्रैक्शन है या डायरेक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन है या डायरेक्शन ऑफ ऑर्डर है वो भी चेंज होती रहेगी, वो भी चेंज होती रहेगी। तो टोटल पाथ डिफरेंस इज 2d sin थीटा, इफ इट इज इक्वल टू n लैम्डा वी गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें देगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बेसिकली हमें सारे के सारे पोजीशंस के बारे में, उनके ऑर्डर्स के बारे में ये बताएगी। और जो ये इक्वेशन है इट इज नेम्ड एज ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स law, and Bragg's law is the basic law which explains the X-ray diffraction, which explains the X-ray diffraction, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे और इससे हम निकालेंगे कि बेसिकली कोई क्रिस्टल है, उसके क्रिस्टल के पैरामीटर्स कैसे होंगे, क्योंकि जो D है, D इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अब D अगर हमें पता है तो हम A पता है तो HKL निकाल सकते हैं, HKL कौन से प्लेन से रिफ्लेक्शन हुआ तो हम A निकाल सकते हैं। तो जो सारे पैरामीटर्स हैं वो हमारे इस इक्वेशन से निकल जाएंगे। अब हमें पता है कि जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा है इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। व्हेन साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, दिस पार्ट इज लेस देन इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या होगा, लैम्डा इज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2d। lambda it is greater than equal to 2d when greater than नहीं, less than, this lambda it is less than equal to 2d। when lambda is less than equal to 2d तो ये हम, अब d क्या है, लैटिस पैरामीटर, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। हमें पता है कि जो d है वो हमारे पास 10⁻⁻8 के ऑर्डर का होता है। तो हमारे पास लैम्डा है, लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू 10⁻⁸। यहां से वो कंडीशन आती है कि जो क्रिस्टल के अंदर हमारे पास डिफ्रैक्शन होता है या क्रिस्टल के अंदर जो हमारे हम एक्सरेज यूज करते हैं, व्हाई नॉट विजिबल लाइट, क्यों, क्योंकि हमें इस ऑर्डर की चाहिए, इस ऑर्डर के चाहिए, और इस ऑर्डर में विजिबल रीजन हमारा लाई नहीं करता। विजिबल रीजन हमारा, विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ है वो इससे ज्यादा होती है, वो इससे ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई फॉर क्रिस्टल एनालिसिस we use X-rays, not the visible region, because this parameter should be satisfied। अब ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो उसके कोरस्पोंडिंग लैम्डा है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2d। और अकॉर्डिंगली जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है वो 10⁻⁸ के ऑर्डर से कम होनी चाहिए, तभी ये हमें इंफॉर्मेशन लेके आएगी, तभी वो उसके अंदर एंटर कर पाएगी। अगर उससे बड़ी वेवलेंथ है उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती, जब उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती तो कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं लेके आ सकती। तो दिस इज हाउ एक्सरे डिफ्रैक्शन इज एक्सप्लेन्ड, एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो मैथमेटिकल एनालिसिस है वो ब्रैग्स ने अपने मॉडल से दिया, और ब्रैग ने ये कहा कि हम इस डिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे यूजिंग रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के लिए उसने क्या माना कि जो क्रिस्टल के प्लेन्स हैं दे एक्ट लाइक मिरर्स, और हर एक प्लेन से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है दैट इज पार्शियल रिफ्लेक्शन, और जो डिफरेंट प्लेन से, पैरेलल प्लेन से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है बेसिकली उसका इंटरफेरेंस ही है जिसके कोरस्पोंडिंग हमें लाइट्स मिल रही है। और हम ये देखेंगे जो 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा के कोरस्पोंडिंग जब हम एनालिसिस करके देखते हैं तो हमारे पास जो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज हैं, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का प्रोसीजर है वो कंप्लीटली एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने ब्रैग्स लॉ करना था, एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, ब्रैग्स लॉ, जो इससे आगे का पार्ट है वो फिर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है।